हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आप सभी का इनोवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर संजीव डेसवर्क के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कक्षा 10 के लिए साइंस की संजीव डेसवर्क का 8 नंबर मॉडल पेपर तक हमने पढ़ लिया था और आज हमारा 9 नंबर मॉडल पेपर है वो शुरू होने वाला है और जल्द ही हम इसे फिनिश कर लेंगे। उसके बाद में अपना जो डेसवर्क चलेगा वो एक्सीलेंट वाला चलेगा, ठीक है। और उसके बाद में एसएसटी करेंगे और उसके बाद में हिंदी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करें भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा आज की क्लास का। उपचयन के कारण, पहला क्वेश्चन है, उपचयन के कारण वसा और तेल युक्त भोजन में अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न होने को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द कौन सा है? अम्लता, रेडियोधर्मिता, संक्षारण या फिर विकृति गंधिता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विकृत गंधिता, यानी द नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो भी, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, जब दूध दही में बदलता है तो पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 से 7 होगा, या फिर 7 से कम होगा, या फिर 6 से कम होगा, या फिर 7 से अधिक होगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जब ताजे दूध का पीएच मान 6 है और उसे दही में बदला जाता है, दूध है वो दही में बदलता है तो उसका पीएच मान है वो 6 से कम हो जाएगा। बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, विद्युत का सुचालक अधातु निम्न में से कौन है? विद्युत का सुचालक अधातु निम्न में से कौन है? आयोडीन, ग्रेफाइट, हीरा, सल्फर। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट विद्युत का अधातु है और ये विद्युत का सुचालक है। बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक चीजें? 4 नंबर क्वेश्चन देखो भी, टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन संबंधित है शर्करा स्तर नियमन से या पाचन क्रिया से, यौनारंभ से, या फिर उत्सर्जन क्रिया से। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा ये यौनारंभ से संबंधित है, यानी स ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, एकल संकर संकरण में प्राप्त जीन प्ररूप अनुपात कितना है? एकल संकर संकरण में प्राप्त जीन प्ररूप अनुपात कितना है? 3:1, या फिर 1:2:1, या फिर 1:1:1, या फिर 9:3:3। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1:2:1, यानी बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक आपकी इंक्वायरी के लिए बता दूं, आपकी लाइव क्लास होती है अभी, ठीक है, मैथ की संजीव डेसवर्क। मैथ की संजीव डेसवर्क चलती है शाम को 7:15 पे लाइव क्लास होती है और संजीव डेसवर्क है वो आपकी कंप्लीट होने वाली है। इसका 9 नंबर मॉडल पेपर चल रहा है और जैसे ही संजीव कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में एक्सीलेंट की डेसवर्क है वो यहाँ पे चला दी जाएगी। लाइव क्लास होती है तो ये क्लास भी आप अटेंड कीजिएगा, ठीक है। डेली क्लास होती है 7:15 पे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी, जल का अपवर्तनांक कितना है? 1.31, या फिर 1.33, या फिर 1.36, या फिर 2.42। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1.33, यानी बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखो भी, पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन द्वारा जनन होता है तो ये राइजोपस में, या फिर प्लेनेरिया, या फिर अमीबा, या फिर ब्रायोफिलम। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा प्लेनेरिया, यानी बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है सीधा एवं वास्तविक, सीधा एवं आभासी, उल्टा एवं आभासी, या फिर उल्टा एवं वास्तविक। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा उल्टा एवं वास्तविक बनता है। द ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो उल्टा एवं वास्तविक बनता है। 9 नंबर देखो भी, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण में होता है परमाणु होता है, आयन होता है, प्रोटॉन होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन होता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन होता है, यानी द ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा।
यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखो अभी। सौर सेलों की रचना की जाती है, तो सौर सेलों की रचना धातुओं से, विद्युत रोधों से, या फिर अर्धचालकों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा अर्धचालकों से, यानी स ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो अभी। अपघटकों का कार्य है भोजन का निर्माण करना, वायु को शुद्ध करना, वायु को अशुद्ध करना, पदार्थों का चक्रीकरण करना। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा अपघटकों का कार्य क्या होगा, तो ये हो जाएगा पदार्थों का चक्रीकरण करना होता है। द ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इट्स ओके। चलते हैं नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखो अभी। राजस्थान में जल संरक्षण की पुरानी संकल्पना क्या है? बंदारश, या फिर कुल्ह, एरिश, या फिर खादिन। तो यहाँ पे राजस्थान जल संरक्षण की पुरानी संकल्पना हो जाएगी, वो हो जाएगी खादिन, यानी द ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। चलो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन देखो अभी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विएयोत्री आबंध युक्त यौगिक क्या कहलाते हैं? अभी कौन से यौगिक कहलाते हैं? तो ये असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। चीजें ठीक है, क्लियर हो गई। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो भी। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिकों को क्या कहते हैं? तो इसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा हाइड्रोकार्बन। इट्स ओके। आगे चलते हैं। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता द्वारा पूर्ति होती है। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता द्वारा पूर्ति होती है, तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पे आएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, यानी स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। आगे देखो भी 4 नंबर है। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा फिल इन द ब्लैंक तंत्र द्वारा किया जाता है, तो वो हो जाएगा अंतःस्त्रावी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा अंतःस्त्रावी हो जाएगा। ठीक है, अंतःस्त्रावी। यहाँ पे लिखना है अंतःस्त्रावी। तो ये हो जाएगा हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्त्रावी तंत्र द्वारा किया जाता है। इट्स ओके। 5 नंबर क्वेश्चन देखो भी। इसमें परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में फिल इन द ब्लैंक के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। यानी परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें 6 नंबर क्वेश्चन। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के फिल इन द ब्लैंक नियम द्वारा प्राप्त की जाती है, तो ये दक्षिण हस्त। यहाँ पे क्या आ जाएगा? दक्षिण हस्त आ जाएगा। दक्षिण हस्त नियम द्वारा प्राप्त की जाती है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहें भी। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस में बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट मॉडल पेपर लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अति लघुतरात्मक प्रश्न आता है। 3 नंबर क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ पे। Pb प्लस CuCl2 से बना PbCl2 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे किसी न किसी एलिमेंट का यहाँ पे विस्थापन हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे Pb है, इसने Cu यानी कॉपर को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया, और उसकी जगह आप आके बैठ गया, तो ये हम बोल सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कौन सी गैस नीली ज्वाला के साथ फट फट की आवाज पॉपिंग साउंड के साथ जलती है?
तो वो तो हाइड्रोजन जलती है भी, हाइड्रोजन गैस, तो यहां पे आ जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आगे देखो भी 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है धातुओं के परिष्करण की सबसे अधिक प्रचलित विधि कौन सी है? धातुओं के परिष्करण की सबसे अधिक प्रचलित विधि कौन सी है? तो वो हो जाएगा विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि, परिष्करण विधि। ठीक है, आगे देखो भी C4H9OH का IUPAC नाम क्या होता है? तो ये ब्यूटेनॉल होता है। क्या होता है? ब्यूटेनॉल होता है, ब्यूटेनॉल। इट्स ओके। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन देखो। न्यूलैंड्स की कल्पना के अनुसार प्रकृति में कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? तो वो हो जाएगा 56, यानी 56 तत्व थे वे। ठीक है, आगे देखो प्रत्यवर्ती चाप किनसे मिलकर बना होता है? प्रत्यवर्ती चाप है वो किनसे मिलकर बना होता है? तो ये हो जाएगा आगत तंत्रिका। नंबर 1 पे आएगा आगत तंत्रिका, और आगत तंत्रिका, निर्गत तंत्रिका, निर्गत तंत्रिका और मेरुरज्जु। और आगत तंत्रिका, निर्गत तंत्रिका और मेरुरज्जु। तो यहां पे आ जाएगा मेरुरज्जु। चीजें समझ में आ गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी इसका 7 नंबर क्वेश्चन है बीजाणु के चारों ओर पाए जाने वाली मोटी भित्ति का कार्य लिखिए। मोटी भित्ति का कार्य क्या होता है? तो ये हो जाएगा प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु की रक्षा करना। तो इसका कार्य क्या होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु की रक्षा करना, बीजाणु की रक्षा करना। इट्स ओके। आगे देखो भी 8 नंबर क्वेश्चन है ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालकों का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध क्या लिखोगे? प्रतिरोध घटता है, ये लिखना है, घटता है, प्रतिरोध घटता है। आगे देखो भी नेक्स्ट देखो 9 नंबर, एक ही सॉकेट से एक ही समय बहुत से विद्युत सांद्रित्रों को संयोजित करने से क्या होता है? तो वो आपका राइट आंसर होगा जो परिपथ में अतिभारण हो जाएगा भाई। तो यहां पे हो जाएगा परिपथ में अतिभारण, ओवरलोडिंग बोलते हैं ना जिसको, अतिभारण हो जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर हुई यहां तक? चलो भी नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन हो जाता है? तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आधे परिभ्रमण के पश्चात, आधे परिभ्रमण, आधे परिभ्रमण के पश्चात, आधे परिभ्रमण के पश्चात। ठीक है, परिवर्तन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, समुद्रों में कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो समुद्रों में ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं अपन। तो लिखना है यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा। और कौन सी है? तो महासागरीय तापीय ऊर्जा हो गई। ठीक है, अगली है महासागरीय तापीय ऊर्जा। अगली तरंग ऊर्जा भी होती है, तरंग ऊर्जा। ठीक है, ये ऊर्जाएं अपन समुद्रों से प्राप्त करते हैं। आगे देखो भी 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में से अपघटकों को पूरी तरह से अलग कर दिया जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य करने पर विपरीत प्रभाव क्यों पड़ेगा? तो इसका 12 नंबर में आपका राइट आंसर होगा खनिज
प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा। खनिज प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये लिखना है। तो ये अपने तीन क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने पास में आता है लघुत्तरात्मक प्रश्न, और इसमें आता है भर्जन तथा निस्तापन में अंतर बताइए, और वो भी कोई 2 अंतर बताने हैं भर्जन और निस्तापन में। तो यहाँ पे भर्जन का लिखो, पहले आप लिख लेना, मैं बोल दूंगा। भर्जन का पहला लिखो, भर्जन का पहला हो जाएगा, यह प्रक्रिया सल्फाइड एस्को हेतु प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, यह प्रक्रिया सल्फाइड एस्को हेतु प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा इसका क्या हो जाएगा, दूसरा इसका हो जाएगा भी, इसमें एसिड को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। इसमें जो एसिड होता है वो वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। भर्जन हो गया। उसके बाद में निस्तापन लिखो। निस्तापन में क्या हो जाएगा, निस्तापन में पहला होगा, यह प्रक्रिया कार्बोनेट एस्को हेतु प्रयुक्त होती है। यह प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कार्बोनेट एस्को हेतु प्रयुक्त होती है। एस्को हेतु प्रयुक्त होती है। इसमें दूसरा लिखो, निस्तापन में दूसरा इसमें हो जाएगा बी, इसमें एसिड को सीमित वायु में, इसमें एसिड को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। इसमें तो वायु क्या थी, इसमें तो वायु उपस्थित थी और तब उसमें गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता था, लेकिन निस्तापन में क्या होता है, वायु सीमित होती है। इसमें एसिड को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। चीजें समझ में आ गई। चलो भी 5 नंबर क्वेश्चन देखो। भी प्रोपाइन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी है। प्रोपाइन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी है। तो यहाँ पे बिंदु संरचना कैसे बनाओगे प्रोपाइन की, प्रोपाइन क्या होता है भी, ये लो, इस प्रकार से कार्बन 3 होंगे। ठीक है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 1 हाइड्रोजन ऐड कर दिया, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन और 1 हाइड्रोजन ऐड कर दिया, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन और 1 हाइड्रोजन ऐड कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पे अपने को 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। उसके बाद में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं और 1 हाइड्रोजन। तो अब देखो किस प्रकार से सर्कल बनेगा। ये हाइड्रोजन का एरिया कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से इस हाइड्रोजन को कंप्लीट करना है, इसी प्रकार से इस हाइड्रोजन को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे कार्बन कंप्लीट करेगा 2 2 4 2 6 2 8। ये कार्बन ने अपना अष्टक कंप्लीट कर लिया। इसी प्रकार से ये कार्बन कंप्लीट करेगा तो ये 2 और 6 8 हो गया, और इसी प्रकार से ये कंप्लीट करेगा तो ये हो जाएगा इस प्रकार से 6 और 2 8 हो गया, और ये हाइड्रोजन अपना अष्टक पूर्ण करेगा तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बनाना है भी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, कार्बन अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व क्यों कहलाता है। बताओ भी, कार्बन है वो अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व क्यों कहलाता है। तो इसमें आप लिखोगे कार्बन है वो अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ हाइड्रोजन, हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ आसानी से संयोजित आबंध बनाता है, इसीलिए अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व कहलाता है। इट्स ओके, क्या लिखोगे यहाँ पे लिखना भी, कार्बन अन्य परमाणु तत्वों के साथ हाइड्रोजन, कार्बन है वो अन्य परमाणु तत्वों के साथ साथ हाइड्रोजन है, हेलोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है तथा सल्फर के साथ आसानी से संयोजित आबंध बनाता है, इसीलिए यह अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व कहलाता है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या होता है।
तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या था? जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, यानी जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, तो प्रत्येक आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान होते हैं। तो प्रत्येक आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। ये चीज बताई थी न्यूलैंड्स ने। आगे चलते हैं, यकृत के कार्य लिखने हैं कोई 2। यकृत के क्या कार्य हैं? तो पहला कार्य तो हो जाएगा इसका भी पीत रस का संश्लेषण करना। पहला कार्य लिखो, पीत रस का संश्लेषण करना, ठीक है भी। और इसका दूसरा कार्य आप लिखोगे, वो लिखना भी यकृत कोशिकाएं यूरिया का संश्लेषण करती है। यकृत कोशिका यूरिया का निर्माण करती है या फिर संश्लेषण करती है। ये 2 कार्य हो गए इसके, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ? चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखो, बीजों के बनने से पौधे को क्या लाभ होता है? बीजों के बनने से पौधे के क्या लाभ होते हैं? कोई 2 लाभ बताने हैं। तो पहला लाभ तो आप ये लिखोगे भी बीज में भ्रूण होता है। पहला लाभ आप लिखोगे भी बीज में भ्रूण होता है और बीज का निर्माण बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होने से होता है, इसीलिए बीज में भ्रूण सुरक्षित रहता है। दूसरा इसमें क्या होता है भी बीज में खाद्य पदार्थ संग्रहित रहता है। दूसरा इसमें आप लाभ लिखोगे भी बीज में खाद्य पदार्थ संग्रहित रहता है जो भ्रूण को पोषण तत्व प्रदान करने में सहायता करता है, जो भ्रूण को पोषक तत्व या फिर पोषक प्राप्त करने में सहायता होती है। दोनों के दोनों लाभ लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन का नामांकित चित्र बनाना आपको, जो आपकी बुक में दिया गया है हाइड्रा वाला, और हाइड्रा में जो मुकुलन हो रहा है उसका आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है, वो बना देना आप, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो अभी। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? आपको दिया गया है, उस द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि प्रकाश की किरण का आपतन कोण 45 डिग्री तथा द्रव्य अपवर्तन कोण है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पे किरण का आपतन कोण कितना है? आई का मान कितना है आपके पास में? 45 डिग्री है। और इसी प्रकार से आर का मान कितना है आपके पास में, यानी द्रव्य अपवर्तन कोण कितना है? तो वो हो जाएगा 30 डिग्री। अब आपको पता है भी एन बराबर क्या होता है? साइन आई। फॉर्मूला क्या लगेगा? साइन आई अपॉन में साइन आर। इससे करेंगे, ये फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। तो यहां पे साइन आई की जगह कितना है? 45 डिग्री, और साइन आर की जगह क्या है? 30 डिग्री है। अब साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। 1/√2 होता है। और साइन आई का साइन 30 का मान क्या होता है? तो 1/2 होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2√2 यानी, तो इसमें ये चला जाएगा, फिर √2 का जो मान होता है, √2 का मान क्या होता है अभी? √2 का मान होता है 1/√2 का मान क्या होता है? 1:414 होता है। 1:414 होता है। अब देखो भी यहाँ पे, अब आप बोलोगे ये 2 कहाँ से आया? तो इसको मैं इस प्रकार से, यानी यहाँ पे इस प्रकार से लिखूँ भी 1/√2। अब ये नीचे है, ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू में 2/1 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा 2/√2।
अब मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, और नीचे अपने पास में क्या है, √2 है। ठीक है, अब एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, अपने पास में क्या बचा, √2 बचा। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 1/414, ये आपका अपवर्तनांक आ जाएगा, द्रव्य का अपवर्तनांक। चीज़ें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आगे चलते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं की 2 विशेषताएं लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। तो पहली विशेषता आप लिखोगे भी चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक बंद वक्र होती है। चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो काल्पनिक, चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक बंद वक्र होती है, बंद वक्र होती है। ठीक है, इसमें दूसरा आप लिखोगे भी चुंबक के बाहर बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव N से दक्षिण ध्रुव S की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित होता है। ये आप लिखना है। दूसरे में क्या लिखोगे भी चुंबक के बाहर बल रेखाओं की दिशा है वो उत्तरी ध्रुव से, चुंबक के बाहर बल रेखा है वो बल रेखा की दिशा उत्तरी ध्रुव यानी N से दक्षिण ध्रुव S की ओर होती है तथा चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित होती है। ये इसमें दूसरी विशेषता लिखोगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। पहला है किसी विद्युत धारा व सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें क्या होगा कि इसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात होती है। तो पहले में तो आ जाएगा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से चुंबकीय क्षेत्र है वो ज्ञात होता है। ठीक है, और दूसरे में आप क्या लिखोगे भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडलित के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको हम फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से। तो दूसरे में आप लिखोगे फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम, दाहिने हस्त नियम से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। V का मान अपने को कितना दिया है, तो 220 वोल्ट दिया है। ठीक है, I का मान अपने को कितना दिया है, तो 0.50 एम्पियर। उसके बाद में P की वैल्यू आपको क्या है, लेके आनी है। आपको पता है P बराबर क्या होता है, VI होता है। P बराबर क्या होता है, VI होता है। तो यहाँ पे 220 इंटू 0.50, तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, नीचे लग गया 100, 50 एकम 50 और 50 दुए 100। अब 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 110, 2 से काटेंगे तो ये 110 जूल प्रति सेकंड। और यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत बल्ब की शक्ति ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा 110 वाट, 110 वाट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आई। चलिए नेक्स्ट पे अगला क्वेश्चन देखो भी 15 नंबर क्वेश्चन है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से ए अधिकतम बी न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करे। ए तो अधिकतम और बी है वो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करे। तो अधिकतम प्रतिरोध उस स्थिति में प्राप्त होता है जब दिए गए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करें, श्रेणी क्रम में संयोजित करें। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम होगा जैसे कि RS बराबर क्या होता है, R1 प्लस में R2 प्लस में R3
प्लस में R4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 प्लस में 8 प्लस में 12 प्लस में 24, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 4, 4 और 8 12, 12 और 12 24, 24 और 24 48, तो यहाँ पे 48 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई। अब उसके बाद में इसने क्या बोला है, ये तो हो गया अधिकतम प्रतिरोध। अब न्यूनतम प्रतिरोध अपने को ज्ञात करना है बी में, ये ए है, और न्यूनतम प्रतिरोध अगर हम ज्ञात करेंगे तो अपने को क्या है, इससे समांतर क्रम में संयोजित करना पड़ेगा। समांतर क्रम में संयोजित करोगे तो 1 में RP बराबर होता है 1 में R1 प्लस में 1 में R2, 1 में R2 प्लस में 1 में R3 प्लस में 1 में R4। तो यहाँ पे 1/4 प्लस में 1/8 प्लस में 1/12 प्लस में 1/24, 24 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है भाई, 24 है वो आपका एलसीएम आ जाएगा। 4 तिये 4 छिक्के 24, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, प्लस में 8 तिये 24 3 आ जाएगा, और 12 दुए 24 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। 6 3 9 और 9 3 12, तो ये हो जाएगा 12/24। 12/24 यानी इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 12 एकम 12 और 1/2, तो ये इसका न्यूनतम हो गया। यानी अपन बोल सकते हैं RP बराबर क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ये इसका न्यूनतम प्रतिरोध हो गया। चीज़ें समझ में आई। अगर न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करना है, प्राप्त करना है, तो समांतर क्रम में लगाओ, और अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो आपको श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा 16 नंबर है, चारकोल किसे कहते हैं और इसकी एक विशेषता बतानी है। तो लिखना, जब लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाते हैं, जब लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाते हैं तो उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, तो शेष बचा पदार्थ है वो चारकोल कहलाता है। शेष बचा पदार्थ है वो चारकोल कहलाता है। चारकोल की विशेषता, चारकोल बिना ज्वाला से जलता है, ये इसकी विशेषता होगी। चारकोल की विशेषता क्या हो जाएगी, चारकोल लिखना, विशेषता चारकोल है, चारकोल बिना ज्वाला के साथ जलता, बिना ज्वाला के जलता है, ये इसकी विशेषता होगी। इट्स ओके। और चारकोल कहते किससे हैं, तो जब लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाते हैं तो उसमें उपस्थित जल और वाष्प पदार्थ के बाहर निकल जाते हैं और शेष बचा पदार्थ है वो चारकोल कहलाता है। आगे देखो भी 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, जर्डन, पीबी तथा सीयू की क्रियाशीलता का क्रम बताना है आपको पहले में। तो इसमें क्रियाशीलता का क्रम क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, जिंक, उसके बाद में पीबी है, लेड शीशा बोलते हैं जिसको, पीबी, और उसके बाद में कॉपर है, ये हो जाएगा। बी नंबर देखो भी, विस्थापन एवं द्वितीय विस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर बताना है और इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको अंतर बताना है। दूसरा बी देखो भी, तो इसमें एक अंतर क्या हो जाएगा, इन अभिक्रियाओं में किसी यौगिक से उनका एक तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित होता है। पहला तो ये हो गया। बी विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया में क्या है, जो अधिक अभिक्रियाशील वाला कोई एक तत्व है वो क्या करता है, एक ही तत्व को क्या करेगा, रिप्लेसमेंट करेगा, यानी कि विस्थापित करेगा। तो इसमें लिखना भी, इन अभिक्रियाओं में किसी यौगिक से उस एक तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है। ये विस्थापन में हो गया। द्वितीय विस्थापन में यानी दो तत्व विस्थापित होंगे। तो इन अभिक्रियाओं में एक नए उत्पाद के निर्माण के लिए दो अभिकारकों या फिर दो अलग अलग परमाणु या फिर परमाणुओं के समूह के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी इसमें क्या है, द्वितीय विस्थापन में दो तत्वों का विस्थापन होगा। अब विस्थापन अभिक्रिया का अगर आप फॉर्मूला ये समीकरण लिखना चाहो तो CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस में Zn है, तो यहाँ पे Zn SO4 बन जाएगा।
ये क्या बनेगा ZnSO4 प्लस में क्या बन जाएगा Cu। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, Zn है वो अधिक क्रियाशील है, किससे, कॉपर से, तो इसने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। इट्स ओके। उसके बाद में दूसरा यहाँ पे लिखोगे आप, तो दूसरा यहाँ पे ये लिख देना Fe प्लस में CuSO4, तो क्या क्या बनेगा FeSO4 बन जाएगा और Cu को फिर विस्थापित कर दिया, दूसरा ये बन जाएगा। आगे यहाँ पे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में लिखना Na2SO4 में BaCl2 क्या बनेगा, बन जाएगा BaSO4 प्लस में क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा 2NaCl। तो यहाँ पे दो तत्वों का रिप्लेसमेंट हुआ है। इसी प्रकार से HgNO3 दूसरी अभिक्रिया में HgNO3 प्लस में NaCl, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा HgCl प्लस में NaNO3, ये बन जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। चलो भी 18 नंबर क्वेश्चन देखो, 3F के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है और इसे स्रावित करने वाले ग्रंथि का नाम बताइए और इसके अतिस्राव से शरीर में कौन से परिवर्तन होते हैं, यह भी आपको बताना है। तो 3F के नाम से एड्रेनलिन या फिर एपिनेफ्रिन हार्मोन को जाना जाता है। 3F बराबर क्या होगा, एड्रेनलिन हो जाएगा, एड्रेनलिन हार्मोन को जाना जाता है। और इसे स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, यह हार्मोन है वो एड्रेनलिन ग्रंथि के मेड्यूला भाग से स्रावित होता है। ठीक है, ये हार्मोन है वो लिखना एड्रिनल ग्रंथि के मेड्यूला भाग से स्रावित होता है। ठीक है, स्रावित होता है। उसके बाद में इसके अतिस्राव से शरीर में कौन से परिवर्तन होते हैं, तो अतिस्राव से शरीर में हृदय की स्पंद दर यानी ब्रीथ रेट है, रुधिर दाब ब्लड प्रेशर है तथा आधार उपापचय दर बढ़ जाती है। हृदय की स्पंद दर बढ़ जाती है, रुधिर दाब बढ़ जाता है और जो आधार उपापचय दर है जो कि मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये लिख देना। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, लिंग सूत्र तथा अलिंग सूत्र क्या है, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण किस बात पर निर्भर करता है। तो लिंग सूत्र क्या होता है, तो वे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। लिंग सूत्र यानी वे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। एक्स गुणसूत्र आकार में बड़ा और आकृति में सीधा होता है। एक्स गुणसूत्र है वो आकार में बड़ा और आकृति में सीधा होता है, किंतु वाई गुणसूत्र है वो आकार में छोटा और आकृति में एक सिरे पर कुछ मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद में एलिंग गुणसूत्र क्या है उसके बारे में देखिएगा। एलिंग गुणसूत्र लिंग गुणसूत्रों के अतिरिक्त शेष बच्चे जो गुणसूत्र होते हैं, जो शरीर में सभी लक्षणों केवल लिंग गुणसूत्र को छोड़कर के, लिंग गुणों को छोड़कर के सभी जो लक्षणों का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। और ये मानव में कितने होते हैं, ये मानव में 22 जोड़ी होती हैं, 22 जोड़ी एलिंग गुणसूत्र होते हैं, एलिंग गुणसूत्र होते हैं। चीजें समझ में आ गई, लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आगे आपको लिखना है भी मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण किस बात पर निर्भर करता है। तो मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिससे बच्चे को अपने पिता के अगर एक्स गुणसूत्र प्राप्त हुआ है पिता से, तो वह लड़की होगी, तो क्या होगी, बच्चा क्या होगी, लड़की होगी। अगर अपने पिता से वाई गुणसूत्र प्राप्त करता है, अगर अपने पिता से वाई गुणसूत्र प्राप्त करता है तो वह लड़का बनता है। ठीक है, लड़का बनता है, ये आपको लिखना है। चीजें समझ में आ गई। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखो। 20 नंबर क्वेश्चन है नेत्र बैंक क्या है। नेत्र
बैंक आई बैंक क्या है या फिर नेत्र बैंक क्या है, ये आपको बताना है। तो नेत्र बैंक दान किए गए नेत्रों को एकत्रित करना, उनका मूल्यांकन करना तथा उन्हें वितरित करना, ये होता है नेत्र बैंक। क्या लिखोगे, नेत्र बैंक क्या होता है? तो दान किए हुए, नेत्र बैंक दान किए गए नेत्रों को एकत्रित करता है, उनका मूल्यांकन करता है और उन्हें वितरित करता है यानी बांटता है। मानव के नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है, आपको आपकी बुक में दिया हुआ मिलेगा, वो यहाँ पे बना देना। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखो। अभी 21 नंबर क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का कारण व 2 कुप्रभाव को लिखिए। तो अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? अम्लीय वर्षा, जब वर्षा के जल का पीएच मान है वो 5.6 से कम हो जाता है, तब वह अम्ल वर्षा कहलाती है। ठीक है, 5.6 से अगर पीएच मान कम है तो वो क्या है? अम्ल वर्षा कहलाएगी। अब इसका कुप्रभाव लिखना है आपको 2। तो अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान भी कम हो जाता है और ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की जो उत्तरजीविता है वो कठिन हो जाती है, जीना कठिन हो जाता है उनका। दूसरा इसका जो कुप्रभाव है वो ये हो जाएगा भी, अम्लीय वर्षा के संपर्क में आने पर चर्म रोग हो जाता है। अम्लीय वर्षा के संपर्क में अगर आप आ जाओगे तो चर्म रोग यानी चमड़ी का रोग हो जाता है। उसके बाद में इसका बीज लिखना है आपको। HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल तथा ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते। तो इसमें आपको लिखना है HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में आयनित होकर H पॉजिटिव आयन तथा ऋणायन देते हैं, अतः ये अम्लीय गुण दर्शाते हैं, क्योंकि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं। लेकिन अल्कोहल एवं ग्लूकोज में जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन नहीं बनते, क्योंकि इसमें सहसंयोजी गुण होते हैं, अतः ये अम्लीयता प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है, सी में आपको क्या लिखना है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, और इस अभिक्रिया का समीकरण आपको लिखना है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करेंगे तो ये बनेगा Na2CO3 H2O और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस बन जाएगी। अगर इसका समीकरण लिखना चाहो तो समीकरण इसका ये लिख देना भी, NaHCO3 को गर्म किया, यहाँ पे गर्म लिखना है, गर्म किया तो ये बन गया Na2CO3 बन गया, प्लस में H2O बन गया, प्लस में CO2 गैस है निकल गई, रिलीज हो गई। तो यहाँ पे संतुलित करोगे तो यहाँ पे 2 लगा देना। चीज़ें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, भी नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। तो ये है CaSO4 2H2O किसे कहते हैं? CaSO4 2H2O, तो ये तो जिप्सम का होता है भी, तो ये सुमेलित करना है तो कृषि में यूज किया जाता है इसको। ठीक है भी, कृषि में यूज किया जाता है इसको, कृषि में चला जाएगा ये कृषि में। उसके बाद में CaOCl2 इसका यूज है वो लॉन्ड्री में होता है। और उसके बाद में आगे है NaHCO3 है वो केक में इसका यूज होता है। और Na2CO3.10H2O इसका यूज है वो बोरेक्स में होता है भी। ठीक है, इस प्रकार से ये सुमेलित हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, धातु कार्बोनेट Na2CO3 तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 की तनु HCl से क्रिया करवाने पर कौन सी गैस बनती है तथा इसे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर क्या होगा? तो देखिए, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को तनु HCl से अभिक्रिया करवाएंगे तो CO2 गैस निकलेगी। ठीक है, CO2 गैस निकलेगी तथा लवण व जल बनता है। अब प्राप्त CO2 गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं तो CaCO3 का श्वेत अवक्षेप बनेगा तथा अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने के कारण विलियम है वो पुनः रंगहीन हो जाता है। ये आपको इसमें लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः जंतुओं में किस प्रकार का शोषण पाया जाता है?
इसमें ऊर्जा उत्पादन को रासायनिक समीकरण में समझाना है। तो सामान्यतः जंतुओं में वायवीय श्वसन पाया जाता है। कौन सा? वायवीय श्वसन पाया जाता है। यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और इस प्रकार के श्वसन में वायुमंडल की ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। उसके बाद में आगे देखो भी, जैसे कि एक समीकरण के द्वारा यहाँ पे C6H12O6 का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुई तो ये क्या बन गया? CO2 बन गया, प्लस में 6H2O, प्लस में ऊर्जा, प्लस में अपने को क्या मिल गई? ऊर्जा मिल गई। इसमें ये बना देना आप, ये समीकरण होती है इसमें। अगला है बी है, इसमें फुफ्फुस की कुपिकाओं तथा वक्र के वक्राणुओं में यानी नेफ्रॉन में कोई दो अंतर आपको बताने हैं। तो कुपिका में, पहले तो कुपिका देखो भी, कुपिका गोल गुब्बारे जैसी संरचना होती है। पहला तो ये लिखना, कुपिका गोल गुब्बारे जैसी संरचना होती है। दूसरे इसमें लिखना भी, कुपिका फुफ्फुस की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कुपिका है वो फुफ्फुस की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। उसके बाद में नेफ्रॉन यानी वक्राणु के बारे में लिखना, वक्र के बारे में। नेफ्रॉन कुंडलित नलिकाकार संरचना होती है। नेफ्रॉन की कैसी संरचना होती है? तो कुंडलित नलिकाकार रचना होती है। दूसरा इसमें लिखना भी, नेफ्रॉन वक्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन है वो वक्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। एटीपी का निर्माण किस प्रकार से होता है? एटीपी का निर्माण अधिकांश जो कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी है वो ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एडीपी प्लस में पी, तो इसमें जो यहाँ पे ऊर्जा देना पड़ेगा। उसके बाद में अपने पास में ये क्या बनेगा? एडीपी ये एडीपी और पी, उसके बाद में आपको क्या मिलेगा? आपको एटीपी बन जाएगा। ये इसमें समीकरण लिखना है, ठीक है। अब बी देखो भी, रुधिर एवं लसिका में आपको अंतर बताना है। रुधिर और लसिका में आपको कोई अंतर बताना है, तो यहाँ पे अंतर में आप लिख देना, जैसा कि पहले रुधिर का लिखना है, ये सामान्य लाल रंग का होता है। रुधिर क्या होता है? सामान्य लाल रंग का होता है, पहला अंतर ये। दूसरा, रुधिर में लिखना लाल रक्त कणिकाओं युक्त होता है। लाल रक्त कणिकाओं युक्त होता है यानी आरबीसी युक्त होता है ये। उसके बाद में लसिका में आप क्या लिखोगे? लसिका में लिख देना ये रंग विहीन होता है। ये क्या होता है? रंग विहीन होता है। और दूसरा इसमें क्या लिखोगे? इसमें आरबीसी का अभाव होता है। लसिका में क्या होता है? आरबीसी का अभाव होता है। इट्स ओके। आगे 23 नंबर क्वेश्चन देखो अभी। 23 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाओ जबकि बिंब की स्थिति 2f से परे है। ये आपको अपनी बुक में देख के बना देना है भी, ठीक है। बिंब की स्थिति कहाँ पे है? वस्तु कहाँ पे रखी है? 2f से परे रखी है। उसके बाद में बी देखो भी, गोलीय दर्पणों से संबंधित निम्न को परिभाषित कीजिए। ध्रुव क्या होता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के परावर्तक फर्स्ट का जो मध्य बिंदु है, पोल होता है, वो ध्रुव कहलाता है। इट्स ओके। उसके बाद में मुख्य अक्ष क्या होता है? तो मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी से वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये हो गया मुख्य अक्ष, जो सीधी लाइन नहीं होती क्या, ये यहाँ पे कोई लेंस रखा हुआ है इस प्रकार से, तो इससे ये जो रेखा होती है ये मुख्य अक्ष होती है। ये वक्रता केंद्र यहाँ पे सी हो गया, ये मान लो, ठीक है। और यहाँ पे ध्रुव हो गया, और इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो मुख्य अक्ष होती है। आगे देखो भी, गोलीय लेंस के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी का चित्र बनाना आपको, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, वो बना देना। उसके बाद में गोलीय दर्पणों के लिए निम्न को परिभाषित कीजिए। तो मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस होता है मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाला
किरणपुंज दर्पण के परावर्तन के उपरांत मिल जाता है या फिर मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस। यानी जहाँ पे प्रतिबिंब, कहने का मतलब है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वहाँ पे उसे हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से ये एक लेंस है, इसमें ये ध्रुव हो गया और ये क्या है, मुख्य एक्स हो गई, ठीक है। उसके बाद में ये किरण आरेख है, इसके समानांतर पैरेलल आ रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे अब इससे टकरा करके, इससे टकराने के बाद में ये इस प्रकार से एक बिंदु पे आके मिलेंगे या फिर मिलते हुए प्रतीत होंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मुख्य एक्स एफ बोलेंगे। ये क्या होता है, मुख्य एक्स होता है। फोकस दूरी क्या होता है, तो फोकस दूरी किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव P, ये गोलीय दर्पण है, इसका ध्रुव P है, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस, ये फोकस बना यहाँ पे, इनके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इनका जो बीच का ये दूरी है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी कह लेंगे, और इससे हम क्या है, स्मॉल f से क्या है, निरूपित करेंगे, ठीक है। तो ये अपना आज का 9वां मॉडल पेपर है, वो कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट अपन कवर करेंगे अपना 9वीं मॉडल पेपर है, और उसके बाद में अपनी एक्सीलेंट, अगला जो अपना मॉडल पेपर होगा वो एक्सीलेंट का होगा। तो अपनी ये संजीव डेस्क वर्क है वो कंप्लीट हो चुकी है, इट्स ओके। और आज हमने जो मॉडल पेपर किया है, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना। कंप्लीट अपन एक्सीलेंट की जो डेस्क वर्क है उसको कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जैसे ही अपन नेक्स्ट वीडियो लेके आए एक्सीलेंट का, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी को क्लास का लाभ मिल सके। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।